प्रधानमंत्री ने निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाने पर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका। अब बैंकों को अपनाना होगा पार्टनरशिप का मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिडनी संवाद में मुख्य भाषण। कहा, भारत भविष्य में और ऊंचाइयां हासिल करने के लिए अतीत की चुनौतियों को अवसर के रूप में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत में वर्तमान में हो रहे 5 महत्वपूर्ण बदलावों को किया जिक्र। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सिडनी संवाद में कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच है गहरी दोस्ती। कहा, अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में है अहम भागीदारी। कहा, तकनीक के क्षेत्र में भारत बनकर उभरेगा बड़ी शक्ति। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औषधि क्षेत्र के पहले विश्व नवाचार सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का उद्देश्य देश में औषधि उद्योग में उन्नत नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताओं और रणनीति पर चर्चा करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों को रेजांग लॉ में दी श्रद्धांजलि। उन्हें नया युद्ध स्मारक किया समर्पित। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश। चेन्नई में रेड अलर्ट। तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद। सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को पर बदला बॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला। कहा, यौन उत्पीड़न के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूरी नहीं। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में भारत ने अफगानिस्तान के विकास में सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पक्षपात हितों से ऊपर उठकर हर संभव मदद सुनिश्चित करने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में पीठासीन अधिकारियों के 22वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में हिस्सा लिया। सम्मेलन में हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार और विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज मौजूद थे। इस मौके पर सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि जहां हम सब इस गरिमामयी सदन में उपस्थित हुए हैं, जहां भारत की संसदीय प्रणाली का शुभारंभ हुआ था, भारत के इतिहास में लगभग 100 वर्ष पहले हिमाचल के ही इस पावन स्थल पर संसदीय परंपरा की नींव रखी गई थी। विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के समय से ही किया जा रहा है। पहला सम्मेलन शिमला में सितंबर 1921 में आयोजित किया गया था, इसलिए इस वर्ष हम इसको शताब्दी समारोह के रूप में मना भी रहे हैं। संसद और राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों को मुखर करने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है। यह मंच न केवल जनता की शिकायतों को सुनने तक सीमित रखता है, आपको अपनी बात उठाने का एक अवसर देता है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं अनुसार और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नए कानून बनाने का काम भी किया जाता है, नियमों परिवर्तन भी किया जाता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को इस मंच के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सके और उनको पूरा कर सके। इसलिए ये आवश्यक है कि विधायिका की कार्यवाही का संचालन में पीठासीन अधिकारियों को सामने आने वाली जो समस्याओं का विश्लेषण किया जाए और समय समय पर चर्चा की जाए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। इस मंच के द्वारा पीठासीन अधिकारियों अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं
और मैंने तो पिछले कुछ वर्षों में 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं लोकसभा, 4 लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी जी के समय से लेकर आदरणीय ओम बिरला जी के समय तक अलग अलग स्पीकर महोदय से रूबरू होने का अवसर भी मिला। मैं देख रहा हूं राजेश जी बैठे हैं, सीपी जोशी जी बैठे हैं, नीमा बहन बैठी हैं, बाकी लोग भी यहां पर हैं, हमारे असम के स्पीकर साहब, हम लोग लोकसभा राज्यसभा में इकट्ठे सदस्य रहे। और जब मैं पहली बार सांसद बनकर गया तो सोमनाथ चटर्जी ने जब हाउस चला रहे थे तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला था, तो उन्होंने हाउस के बीच में कहा, लिसन एवरीवन, अ यंग मेंबर इज हियर टू स्पीक, वी मस्ट लिसन टू हिम। एक तरह से जब उस आसन पर बैठे हुए अधिकारी जब आपको संरक्षण देते हैं एक नए सदस्य को, तो उसका मनोबल बढ़ता है, वो आगे बढ़कर उसमें भाग लेने का प्रयास करता है। और मेरा मनोबल उस समय सोमनाथ चटर्जी ने बढ़ाया कि उन्होंने, क्योंकि स्पीकर किसी दल का नहीं है, उनको तो सबको संरक्षण देना है, और एक नए सदस्य के रूप में जो मुझे उस समय संरक्षण मिला, शायद उसका लाभ मुझे आने वाले समय में मिलता गया। आज वही कहीं ना कहीं मैं जब सदन में बैठता हूं, जब मेरा हाउस में कोई कार्य भी नहीं होता, मेरा बिजनेस भी नहीं होता, तब भी देखता हूं मैं लोकसभा स्पीकर महोदय अगर खुद सदन में उपस्थित हैं तब भी, नहीं तो अपने कक्ष में बैठकर भी देखते हैं कि कौन कौन बैठा है, किसका नंबर आया, किसका नहीं आया। और यहां तक देखते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कौन सांसद अब तक सदन में नहीं बोला है, तो उसको भी प्रेरित करके सदन में बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि को आप एक अवसर दे रहे हैं। तो जहां एक और ऐसे भी सामने देखने को मिले कि जहां लोगों के पास तथ्य और तर्क खत्म हो गए हों, तो कागज फाड़कर टेबल पर नाचकर एक और सदन को शर्मसार करने का काम भी किया है। हमें देखना है कि 75 वर्षों के बाद हम खड़े कहां हैं। आजादी के 75 वर्ष में हम कौन सी नींव ऐसी रखने वाले हैं कि आखिरकार आने वाले शताब्दियों तक, दशकों तक, जब हम कहेंगे कि आखिरकार यहां पर कौन कौन से संकल्प लगे, उससे क्या आधार बनाया गया, किस तरह से विधानसभाओं से लेकर लोकसभा, राज्यसभा में हमारी कार्य प्रणाली में कैसे बदलाव आया। कागज तो सड़कों पर भी फाड़े जा सकते हैं, सदन तो चर्चा करने के लिए है। और जिसके पास तर्क होंगे, तथ्य होंगे, तो मैंने पिछले भी कई रिकॉर्ड निकाल कर देखे, पिछली भी कई डिस्कशंस देखी हैं। डिबेट्स, मुझे लगता है उसकी क्वालिटी को और सुधारने की आवश्यकता है। केवल ट्रांसफर पोस्टिंग, बाकी प्रोजेक्ट्स ले आने तक ही नहीं, हमारा मुख्यतः काम कानून बनाकर उसको आगे बढ़ाने का। मैं उसके ऊपर भी थोड़ी बात आगे करूंगा, लेकिन बाकी बात शुरू करने से पहले थोड़ा समय मैं शिमला का इतिहास दोहराना चाहता हूं। जब सन 1864 में तत्कालीन वायसराय सर जॉन लॉरेंस द्वारा शिमला को समर कैपिटल के रूप में घोषित किया गया, जो सन 1939 तक हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में होती थी। और इस ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण भारत का पहला राष्ट्रपति निवास वाइस रीगल लॉज का निर्माण भी शिमला में किया गया। और मैं आशा करता हूं आपने पिछले 2 दिनों में उसको देखा होगा, बहुत ही सुंदर और भव्य भवन वो बना है। सन 2021 से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में पहला द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में आया था। और रिफॉर्म बिल्स ऑफ 1919 पर चर्चा करने वाली ब्रिटिश संसद की संयुक्त संसदीय समिति ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की थी। और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट, जिनका चित्र भी आज मैं देख रहा था, पूरे स्पीकर्स में सबसे पहले उनका था, और फिर माननीय ओम बिरला जी का उसमें हमारे सत्र में जो पार्लियामेंट है उसके अध्यक्ष के रूप में इनका है, तो उसके रूप में हुआ, जो पूर्व में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। और व्हाइट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष ने सम्मेलन की शुरुआत की नींव रखी थी, और 14 और 16 सितंबर 1921 को पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। 1925 में सर फ्रेडरिक व्हाइट के बाद
विठल भाई पटेल हमारे अध्यक्ष चयनित हुए, निर्वाचित हुए और 1946 में अंतरिम सरकार बनने के बाद जीवी मावलंकर जी हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और बाद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। हम में से जो भी दिल्ली जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक तरफ वीपी हाउस है जो, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हिस्सा ही मावलंकर हॉल भी है। तो ये महानुभावों ने जिस तरह से उस समय भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पीठासीन अधिकारियों ने अपनी भूमिका निभाई, आपने राज्यों में निभाई, उन्होंने केंद्र में निभाई, इसको आगे ले जाने का काम हमें शताब्दी समारोह में करना भी है ताकि आने वाली शताब्दियों तक हम कुछ ना कुछ इस देश की लोकतंत्र को और मजबूत करने का करें। और अगर मैं यहां पर कहूं कि 1991 में, उससे पहले तो 1921 से 1950 तक ये सम्मेलन दिल्ली या शिमला में आयोजित किया जाता था। 1951 से सम्मेलन का आयोजन विभिन्न राज्यों के अलग अलग स्थानों पर किया जाने लगा। इस तरह का पहला सम्मेलन जुलाई और अगस्त 1991 में त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था। आरंभ में सम्मेलन का उद्देश्य पूरे भारत में संसदीय प्रक्रियाओं के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करता था। 1947 में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए आदरणीय मावलंकर जी ने कहा कि ऐसे सम्मेलन हमें संसाधनों को साझा करने तथा अनुभव और विचारों के आदान प्रदान से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। सम्मेलनों के अध्यक्षों ने समय समय पर अपने संबोधन के माध्यम से अपने अनुभव एवं विचार साझे किए हैं और उसमें संसदीय कार्य को सुचारू रूप से निर्वहन हेतु सुझाव भी दिए हैं। 15 सितंबर 2021 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधायिका की भूमिका पर चर्चा की गई। वर्तमान में पूरे विश्व में कोविड महामारी के कारण एक तरह से बहुत उथल पुथल हुई, जीवन जैसे मानो रुक सा गया था। लेकिन उस कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी जहां एक और प्रधानमंत्री जी ने भारत का नेतृत्व करते हुए हमें उस मुश्किल स्थिति से निकालकर एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जहां पर कोविड को हम कह सकते हैं खत्म नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमने कंट्रोल करने का काम किया और पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने का काम भी हमारे भारत ने किया है। यह भी एक जनता की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की, आप जैसे महानुभावों से लेकर राज्य की सरकारों से लेकर केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसा मैं कहूं कि चुनौतियां बहुत थी और मैं देखता था कि लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन साहब ने किस तरह से एक एक सदन के सदस्य के लिए जहां एक और उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी का ध्यान रखा, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा, वहीं सुचारू रूप से सदन को चलाकर पहले से ज्यादा बिजनेस करवाने का काम भी कोविड प्रोटोकॉल के समय हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक के समय हुआ। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों को रेजांग ला में श्रद्धांजलि दी और उन्हें नया युद्ध स्मारक समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांग ला में सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सेना देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए लड़ेगी और जीतेगी भी। भारत का चरित्र रहा है कि हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा,
लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, जब भी सेना के जवानों के संबंध में बात होती है तो सचमुच उनके भी यदि मन के भाव को मैं देखता हूं तो हमारा हौसला तो और अधिक बढ़ जाता है। यदि ऐसा सशक्त नेतृत्व है तो भारत को आंख दिखाकर कोई बच कर नहीं आ सकता। जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और भारत की एक एक इंच भूमि को बचाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सेना की 13 कुमाऊं बटालियन के ब्रिगेडियर आरवी जतर से मुलाकात की। आरवी जतर 1962 के भारत चीन संघर्ष में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। व्हील चेयर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरवी जतर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आगे बढ़े। नवंबर 1962 में भारत और चीन के बीच बेमिसाल युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट ने चीनी फौज का डटकर मुकाबला किया था। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में 22वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सम्मेलन के कार्य निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया। और आपको सीधे ले चलते हैं शिमला, जहां पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। और इस आयोजन में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। उनकी जो पॉपुलर सीरीज़ है उनमें के भी कुछ अंश वहाँ पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है उससे कंटेंट क्रिएशन लोकल भी बहुत बढ़ा है। और ये फिल्म फेस्टिवल में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी भाग लेंगे। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये इस वर्ष इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी को और प्रसून जोशी जी को दिया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन हेमा जी को और क्लोजिंग के दिन प्रसून जोशी जी को। इसके अलावा जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसमें भी 2 बड़े नाम, एक तो अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़ा नाम है मार्टिन स्कॉर्सेसी, और इसके अलावा जो हंगेरियन फिल्म मेकर हैं ये स्टीवन सजाबो, इनको दिया गया है। एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, एक हंगेरियन फिल्म मेकर है, और दोनों ने ही अपने अवार्ड्स को लेने के लिए मंजूरी भी दी है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाएंगे, लेकिन दोनों ने अवार्ड्स लेने के लिए अपनी सहमति जताई है। उद्घाटन के समय भी बड़ा जैसे फिल्म फेस्टिवल होता है उसी तर्ज पर किया जाएगा। और गोवा की सरकार भी जहां एक और 60 वर्ष गोवा के मना रहे हैं, वहीं पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। इसीलिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, आज के युवा जो प्रतिभाशाली हैं, जिनमें प्रतिभा है, चाहे वो डायरेक्शन में, सिनेमेटोग्राफी में, सिंगिंग में या बाकी क्षेत्रों में प्रतिभा रखते हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस की और ये लगभग 450 से ज़्यादा एप्लीकेशन में से 75 लोगों को चुना गया है। इनको भी भारत सरकार के खर्चे पर वहाँ पर बुलाया जाएगा और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनको भी अलग अलग फिल्म पर्सनैलिटी से मिलने का अवसर भी मिलेगा, तो मास्टर क्लास अटेंड करने का मौका भी मिलेगा। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष, उसके समय एक महत्वपूर्ण घोषणा है और उसको पूरा भी हमने कम समय में किया कि 75 क्रिएटिव माइंड्स
75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इनको पिक किया गया है। इसकी डिटेल प्रेस रिलीज भी आपको थोड़ी देर में दे देंगे। थैंक यू। आज तो इसी के ऊपर है। सर, 5 राज्य में चुनाव होने हैं, उसको लेकर बीजेपी की क्या, क्योंकि ये चर्चाएं हो रही है नेशनल मीडिया में कि बीजेपी उपचुनाव में जो है काफी पिछड़ गई है। आज हमने जिस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मुझे लगा कि उचित जानकारी है, समय रहते शिमला के मीडिया के माध्यम से देश को मिले, इसलिए आपको दी। धन्यवाद। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री फिल्म फेस्टिवल के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत अमेरिकन के मार्टिन कोस्की को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ साथ 75 क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो में 450 आवेदन आए थे, जिसमें से 75 चुने गए हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो 75 टैलेंटेड लोग हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनको वहाँ बुलाया जाएगा और उनको भी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जनता के हित से जुड़े कार्यों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आजादी के अमृत वर्ष पर पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष संकल्प सम्मेलन में संकल्प लिया गया है कि ग्राम पंचायत से विधानमंडल व संसद तक लोक कर्तव्यों के प्रति जन जागृति अभियान चलाएंगे। और संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड वितरित किए। ये अवार्ड साइबर सिक्योरिटी में नई तकनीकों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किए गए हैं। इस अवसर पर तमाम स्टार्टअप्स ने अपने विचारों उत्पादों को साझा किए। इस मौके पर संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक को विकसित करने के लिए युवाओं के पास अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं के बीच सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगी। The industry veterans, all of you, to look at this from a much bigger scale, and the government is committed. Prime Minister's vision is very clear on cybersecurity. We have to become thought leaders. We have to become product leaders. We have to become market leaders in cybersecurity. और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव का दौरा कर देश के पहले स्वप्रेरित आदर्श ग्राम सुई में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति कोविंद ने आदर्श ग्राम के स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से मुलाकात भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वह सफलता पाने के बाद अपने गांव के विकास में हर संभव सहयोग करें। महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट और हरियाणा सरकार की पहल पर शहर की तरह ही विकसित गांव सुई में सेवाएं जनता को समर्पित करने भिवानी पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा के लिए ये गर्व का मौका है। हमारी परंपरा में ये मान्यता भी है कि देवताओं, गुरुओं और पितरों का ऋण चुकाना तो संभव है, लेकिन जननी और जन्मभूमि का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। अतः अपनी मातृभूमि की जितनी सेवा हम कर सकें वो कम है। अपने अपने गांव के लिए गहरे प्रेम की भावना के साथ सभी देशवासी यदि अपने गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे तो ग्राम विकास के आधार पर पूरा देश विकसित होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा की बेटियों ने दुनिया भर में राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज, गीता बबीता फोगाट, विनेश, साक्षी मलिक और कल्पना चावला का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा की इन बेटियों ने धरती से आकाश तक की ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों की खास तौर पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने बुनियादी स्तर पर सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुई गांव में मुक्केबाजी और एथलेटिक्स अकादमी बनाने और 50 एकड़ जमीन में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का भी ऐलान किया। विकास सारथी, डीडी न्यूज, भिवानी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग में नवाचार के उत्कृष्ट परिवेश या माहौल को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और रणनीति बनाने के लिए सरकार एवं उद्योग जगत की प्रमुख भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, शिक्षाविदों, निवेशकों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय फार्मा या दवा उद्योग में उपलब्ध अवसरों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, जिनमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान 12 सत्र होंगे और 40 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता नियामकीय माहौल, नवाचार का वित्त पोषण या धनराशि की व्यवस्था करने, उद्योग, अकादमिक सहयोग और नवाचार संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सहित कई विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में देश विदेश के फार्मा या दवा उद्योग के प्रमुख सदस्यगण, अधिकारीगण, निवेशक और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, IIM, अहमदाबाद एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ता भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर सीधे हमसे जुड़े। सुधाकर, इस सम्मेलन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोरोना का संकट भी चल रहा है, ऐसे में जो वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है संतोष। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का सम्मेलन फार्मा सेक्टर को लेकर, फार्मा सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ाने को लेकर पहली बार हो रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि इसमें जो सारे स्टेक होल्डर्स है, चाहे देश की फार्मा इंडस्ट्रीज हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो, जो बड़े एक तरह से अनुसंधान करते हैं वैश्विक संस्थाएं हो, सरकार के स्टेक होल्डर्स हो, एकेडमिशियंस हो, तमाम पक्ष इसमें शिरकत कर रहा है। आपको आपने जानकारी भी दी कि करीब 12 सत्र में 40 जो इंटरनेशनल नेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें जानकारी देंगे। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीधे तौर पर कोशिश ये है कि एक तरह से देश में फार्मा इंडस्ट्री को लेकर जो इनोवेशन का माहौल है उसको और भी बेहतर बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो, ताकि ना सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि वैश्विक कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर रहे हैं उसका, और निश्चित तौर पर हमने देखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 7 वर्ष अगर देखें तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहे, और भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने बीते 6-7 वर्षों में एक तरह से दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है। कोविड के दौरान खासतौर पर उस वक्त जब दुनिया की इंडस्ट्रीज थम गई थी, उस वक्त भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री 20% से ज्यादा का ग्रोथ था, और ये लगातार अब भी जारी है। उस वक्त जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत थी, हमने देखा भारत ने 150 से भी ज्यादा देशों को दवाओं की सप्लाई की, बाद में वैक्सीन की सप्लाई की, चाहे DNA वैक्सीन बनाने की बात हो, mRNA वैक्सीन बनाने की बात, ये इस तमाम चीजों में भारत ने अनुसंधान में भी एक दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो निश्चित तौर पर अब इस मुकाम पर जब भारत दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में शुमार है, अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए तो इससे आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ने की गुंजाइश है, इनोवेशन और रिसर्च पर बहुत ज्यादा पीएम मोदी का फोकस है। इसके लिए वो जो इंडस्ट्री है उसका लगातार आह्वान करते रहे, तो जरूर निश्चित तौर पर इस सम्मेलन में तमाम सुधाकर, अगर जैसे आपने जो नवाचार की बात कर रहे हैं, आप शोध की बात कर रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि एक बड़ा मंच होगा जहां पर निवेशक भी एक साथ होंगे, हितधारक भी एक साथ होंगे और काफी व्यापक स्तर पर विचार विमर्श होगा? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनोवेशन रिसर्च का एक माहौल बनाना जरूरी है, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक तरह से आह्वान कर रहे हैं, ना सिर्फ सरकारी संस्थाओं को बल्कि हाल ही में CSIR का भी हुआ था, उसमें उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इनोवेशन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था, रिसर्च पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था। लेकिन इनोवेशन से ही रास्ता नहीं निकलता है, इनोवेशन के बाद हैंड होल्डिंग भी होनी चाहिए, इंडस्ट्री तक वो पहुंचना चाहिए, और इंडस्ट्री के जरिए मार्केट तक भी वो चीज पहुंचनी चाहिए। जो हमारे देश के स्टार्टअप है उनको मौका मिल सके, उन प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच सके, सुरक्षित संरक्षित प्रोडक्ट हो, विश्वसनीय प्रोडक्ट हो, तो साथ ही साथ एक तरह से पूरी जो लॉजिस्टिक चेन है उसकी व्यवस्था हो सके। तो उसमें किस तरह से साथ मिलकर साझेदारी की जा सकती है उसकी बात होगी। और एक तरह से भारत जो
लगातार हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर की अगर बात की जाए तो आत्मनिर्भर भारत की एक ताकत बना है। और हाल ही में हमने देखा कि पीएम मोदी ने फार्मा सेक्टर के लिए खासतौर से पीएलआई स्कीम को उन्होंने मंजूरी दी। 15,000 करोड़ रुपए का जो नया निवेश जो है फार्मा सेक्टर में सरकार की तरफ से वो किया जाएगा। और खासतौर से हम देखा कि कोविड काल में एक परेशानी जो आई थी एपीआई को लेकर आई थी, दवा बनाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं वो कच्चे माल को लेकर चीन ने कई चीजों का निर्यात रोक दिया था, लेकिन उस वक्त फार्मा सेक्टर हमारे उन्होंने देश में भी व्यवस्थाएं की। लेकिन एपीआई के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बने, उसके लिए कोशिश रहेगी। उसके लिए क्या कुछ इनोवेशन रिसर्च पे ध्यान दिया जाएगा। संतोष सुधाकर, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, शोध की बात करते हैं, युवाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? चाहे वो दवा क्षेत्र की हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, क्योंकि सरकार लगातार बढ़ावा भी दे रही है कि नए नए नवाचार हो, नए नए शोध हो, ताकि लोगों को सस्ती चीजें उपलब्ध हो। देखिए, दो तरह से इसका बड़ा फायदा है संतोष। सबसे बड़ा फायदा तो आम लोगों को होता है, आम हितधारकों को होता है। अगर कोई नया इनोवेशन हो रहा है, उसमें निवेश हो रहा है, वो मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो एक तरह से सस्ता और भी ज्यादा ऑप्शन के प्रोडक्ट। और ये जब दवाओं की बात होगी तो सस्ती दवाएं, किफायती दवाएं, सुरक्षित दवाएं और एक तरह से ज्यादा प्रभावी दवाएं आम लोगों तक पहुंचेगी। और दूसरा फायदा सीधे तौर पर रोजगार में युवाओं को और भी ज्यादा रोजगार मिलता है। इंडस्ट्री नई बनती है, नया स्टार्टअप बनता है, तो और ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलता है। और जाहिर तौर पर अगर भारत और भारत के लोगों को इसका फायदा मिलता है और सस्ती सुरक्षित दवाइयों का फायदा निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को मिलता है। हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाएं देकर ये साबित भी किया। तो भारत में प्रोडक्शन की जो असीम क्षमता है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जी। जरूरतों के मुताबिक लगातार इनोवेशन होते रहे। जो नई चुनौतियां हैं बीमारियों के मोर्चे पर, उन चुनौतियों से निपटने के लिए इलाज की व्यवस्था हो, तो उन तमाम क्षेत्रों में। और जाहिर तौर पर आपको पता है कि इसमें चाहे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हो, आईआईएम हो, इस तरह के संस्थानों को भी रोपिन किया गया जो रिसर्च इनोवेशन को लेकर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर न सिर्फ माहौल बने बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्री, सरकार इस मोर्चे पर साथ मिलकर काम कर सके और नया रोड मैप तैयार हो, खासतौर से फार्मा सेक्टर में इनोवेशन और रिसर्च के मोर्चे पर। सुधाकर, 12 सत्र होंगे, 40 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता एक मंच पर शामिल होंगे, अपने अपने विचार को साझा करेंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर हम रोजगार सेक्टर की बात करें, रोजगार की बात करें, तो रोजगार फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में काफी बढ़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, आप बीते 1-1.5 वर्ष की बात करें तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार अगर सबसे ज्यादा अगर उनकी कोई बातचीत हुई होगी स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा, चीफ मिनिस्टर्स के अलावा, तो वो फार्मा इंडस्ट्री के साथ, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ। और एक तरह से जो अगर कहीं रोड ब्लॉक्स थे, अगर कहीं कोई प्रोसेस धीमा था, तो उसको तेज करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसकी बातचीत की। हाल ही में उन्होंने जब 100 करोड़ डोज वैक्सीन का देश ने पूरा किया था, तो उन्होंने वैक्सीन जी सुधाकर, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि जब नवाचार की हम बात कर रहे हैं, तो नवाचार के साथ साथ अगर हम धनराशि की व्यवस्था की बात करें, वित्त पोषण की बात करें, तो क्या इस पर भी अहम चर्चा हो सकती है? लगता है कि मेरी आवाज नहीं जा पा रही। और अब से कुछ ही देर बाद 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ ये इस सम्मेलन में 2 दिवसीय सम्मेलन है, 12 सत्र होंगे, 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, नियामकी माहौल, नवाचार का वित्त पोषण या धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उद्योग, अकादमिक सहयोग और नवाचार संबंधी बुनियादी ढांचागत विषयों पर चर्चा करेंगे। इसका मकसद यही है कि जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, यानी कि जो दवा क्षेत्र है, दवा कंपनियां हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे रोजगार के विकल्प निकल के सामने आए। इसके साथ साथ यह एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य भारत के, और आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
Namaskar, Honorable Prime Minister. With this, we begin the proceeding of this session. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Dr. Mansukh Mandavia, Union Minister for Health, Family Welfare, Chemicals and Fertilizer, esteemed industry leaders and patrons across the globe, ladies and gentlemen. I am privileged to extend a very warm welcome to all dignitaries at the first Global Innovation Summit. A very important day for the Indian pharmaceutical industry, academia, investors, innovators, and researchers. We are truly honored and privileged to have with us today Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, a constant source of inspiration. Thank you, sir, for being with us today. We have gathered here today to showcase the strength of India's pharmaceutical sector as we strive to also become a leader in research, development, and innovation. Once again, I welcome you all to witness and participate in India's journey from Make in India towards Discover in India. Without further ado, may I now invite Mr. Sameer Mehta, President, Indian Pharmaceutical Alliance, for his introductory remarks. Mr. Mehta, please. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Dr. Mansukh Mandavia, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Mr. Pankaj Patel, Chairman Kerala Healthcare, and also the Chairman of Innovation Committee of IPA, which has been responsible for organizing today's event. All key Indian and global stakeholders from the government, industry, academia, investors, and researchers. A very good evening and a warm welcome to the first Global Innovation Summit. Today marks an important event for the Indian pharma sector as we inaugurate the first Global Innovation Summit. This summit will serve as a flagship event to build the sector's position in R&D and innovation as we embark on the journey from Make in India to Discover in India. This is built on the theme of Atmanirbhar Bharat as envisioned by our respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. The Global Innovation Summit has an apt theme of Discover in India, accelerating the innovation journey of the Indian life sciences industry. The summit aims to bring together key Indian and international stakeholders to discuss and strategize priorities to foster a thriving innovation ecosystem in the pharma industry in India. We have all industry associations coming together for this summit and over 2,500 participants from India and many parts of the world, including US, Europe, Japan, and elsewhere, have registered today, indicating the wide commitment to take the innovation agenda forward. This summit is the first of its kind being organized in our country. The key objectives of the summit are take stock and discuss recommendations to improve innovation landscape in India, share learnings and emerging trends in the global innovation space, provide platform for entrepreneurs and researchers to showcase their ideas, to support Discover in India and enhance access. Today, it is an honor for us to have Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to inaugurate the summit and share his vision for the industry. The inauguration session will feature a special address from our respected Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandavia. The summit will have 12 sessions
and over 40 national and international speakers deliberating on the important building blocks of a strong R&D and innovation ecosystem. These building blocks are creating an enabling regulatory environment, improving access to funding for innovation and R&D, and promoting industry-academia collaboration and infrastructure development. These discussions will take place in the form of engaging panel discussions covering the diverse viewpoints from the government, academia, industry, and investors' perspective. In addition to the panel discussions, we will have addresses from senior government leaders covering the policy aspect of building India's innovation ecosystem. This summit will also explore best practices and the experiences of prominent scientists and innovators from across the world. This summit will certainly help advance the focus on R&D and innovation in India. I am sure that each one of us present here will have a great, meaningful learning experience and help us move forward in the journey of innovation. Thank you very much. And once again, a very, very warm welcome to all of you. Thank you, Mr. Mehta. Moving to our next speaker, I will now request Mr. Pankaj Patel, Chairman of Cadila Healthcare, to please deliver his remarks. Mr. Patel, over to you. Thank you very much, respected Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi ji, Dr. Mansukh Mandavia, Honorable Minister for Health, Family Welfare, Chemical and Fertilizer, my colleagues from the industry, the global leaders and stakeholders, the government officials, industry academia, participants, investors, researchers from all over the world. Welcome, and it is indeed a pleasure to see you all in this conference. It is honor to have among us our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, whose leadership vision has given the inspiration for all of us in creating an Atmanirbhar Bharat in healthcare. It also look forward to a special from him today to further booster our moral and our capabilities going forward. The Indian pharmaceutical industry has been at the forefront of the service of the nation. For 120 years, it has been making a difference in the people's lives across the world by providing access to therapies and reducing the disease burden across the world. Rightly called the pharmacy of the world, India contributes about 20% share of the global supply of medicines by volume and supplies around 60% of demand of vaccines globally. The Indian pharmaceutical industry is a $45 billion industry in size and ranks third worldwide in production of volume and 13th in value. India has played a vital role in supply of high quality medicines for several diseases like chronic myeloid leukemia, hepatitis, HIV, AIDS, to name a few. India today is polio free because of the strong collaboration among vaccine manufacturers, healthcare providers, government and development organizations. Global unmet needs like NAFLD, NASH, which has no cure anywhere in the world, can be now treated today with a product of Indian innovation, saroglitazar. India's researchers have indigenously developed vaccines for COVID-19 in record time, like Bharat Biotech's Covaxin and also
the world's first DNA vaccine, Zycov-D. During the pandemic, which witnessed one of the toughest healthcare challenge of all the times, the Indian pharmaceutical industry rose to the challenge and effectively managed all critical supplies of diagnostics, vaccine, therapeutics to people of India. People in India and across the world continue to depend on Indian vaccines and pharmaceutical manufacturers to get their supply of medication. As per data, India exported 6.63 crore doses of COVID vaccines to more than 95 countries since May 2021. India thus is all set to play an even bigger role in the world drug security and most favored pharmaceutical market in the world. Atmanirbhar Bharat took a whole new meaning, with India underlining the importance of self-reliance and agility in uncertain times. IPA has always played an important role in addressing the needs of future development of Indian pharmaceutical industry and the country. After focusing a lot on quality excellence, IPA is now converging the stakeholder for a meaningful dialogue on innovation as well. We thank the government for all the support led by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Recently, Government India has released draft R&D policy, catalyze research and development and innovation in pharma and medtech sector in India on 25th October 2021. The objective is to strengthen the innovation ecosystem for pharmaceutical sector in India and encourage research and development activity. India, despite of its strong position in generics, has yet to demonstrate sustained high capability in pharmaceutical drug delivery and biopharmaceutical new drug development. We account for significant share in generic market. However, we have to go a long way. Innovative space which accounts for 65% of the global pharmaceutical market. Therefore, building an innovative ecosystem will be a game changer. In India, the Indian pharmaceutical industry is poised to take a big leap forward in this decade. The vision of industry is to move to a $130 billion size by 2030. Building further on the mission self-reliant Atmanirbhar Bharat, we need to see how innovation can be the new pillars of success for growth by 2030. Only be possible as we are moving ahead in value chain. This summit is a path-breaking one, and as we are looking for at different dimensions and approaches to create an innovation ecosystem in India, it will make a huge contribution to the all proceedings. From the Make in India to Discover in India, we will explore how industry can bring innovation at the center stage. To make this happen, we need to understand how the foundation of a strong innovative culture can be inbuilt at every step of innovation value chain. This will include infrastructure, building capabilities, retaining talent, promoting academia industry collaboration, and so on. Beyond understanding the best approaches that have worked globally, we will also need to see how it can take root in India and be sustainable in our context. We are poised at a new beginning which brings together different stakeholders on one single platform of making R&D and innovation in India a force to reckon with. I am sure that all of us together will help to co-create new horizon where innovation strengthens the Atmanirbhar Bharat. We are encouraged by the support and guidance provided by our Honorable Prime Minister for this event, and we are thankful for him to be with us today to motivate us to more. Thank you very much. Jai Hind. Namaskar. Thank you, Mr. Patel. Next, may I please request Dr. Mansukh Mandavia, Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, to share his thoughts with us. Sir, please.
respected Honorable Prime Minister and all dignitaries and participants, I am happy to join the inaugural session of the first Global Innovation Summit 2021, organized by Indian Pharmaceutical Alliance, focusing on innovation in pharmaceutical sector. Today is also an occasion when we may celebrate the strength of India in terms of our youth, innovation and Make in India. I would like to remember few words of Honorable Prime Minister. He has rightly mentioned in a Young Entrepreneurship Summit in 2017 that where convention fails, innovation starts. Under the able leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is focusing to complete cycle of pharmaceuticals, starting with innovation, R&D to finished products. Honorable Prime Minister has given the vision of Atmanirbhar Bharat, that is self-reliant India. In recent times, India has announced different PLI schemes for pharmaceuticals and medical equipment, which will not only help to reduce import burden, but also help us to become secure in critical drugs. I would like to thank and appreciate the contribution of our Indian pharma industries. During these challenging times of COVID-19 pandemic, Indian pharma industries thrived in this challenging time and proved itself as pharmacy for the whole world. In the initial period of pandemic, India provided critical drugs to over 150 countries in the time of need and still continuing the supply of all essential drugs. Our research policy on health is also in advanced stage, which will provide right platform for innovation to our scholars. I would like to mention here that India has administered around 1.15 billion COVID vaccine doses, which is highest in the world. These vaccines are manufactured in India, as well as it is also researched and developed in India. This is the first time when India started vaccination for any disease with other developed countries. This reflects our brain power, skill of scientists, manufacturing capacity, and most importantly, the able leadership which provided all necessary funds, supports, and guidance to make this happen. Honorable Prime Minister guides us on all policy issues of pharmaceuticals and health sector to frame it with consideration of not only India but also for the world. India has all necessary infrastructures and ecosystem to become healer of the world. This pandemic has given the world so many lessons, and the importance of drug security is one of them. When any countries invest in India, their drug security is as good as when they create a manufacturing facility in their country. I urge upon the world to join the journey of Discover in India, Make in India, and Invest in India. I am very much confident that India will achieve the very ambitious target of $130 billion pharma industries by 2030. Honorable Prime Minister has also given carry-on call of vaccine for all to the world and committed contribution
of 5 billion doses by 2022. Our pharma industries is aggressively working towards achieving the target ahead of time. I extend my best wishes to Indian Pharmaceutical Alliance and all participants for the grand success of Global Innovation Summit. Thank you. Namaste. Thank you so much, sir. With this, ladies and gentlemen, it is My colleague in the cabinet, Sri Mansukh Bhai, President of the Indian Pharmaceutical Alliance, Sri Samir Mehta, Chairman of Cadila Healthcare Limited, Sri Pankaj Patel, distinguished participants, Namaste. At the outset, I congratulate the Indian Pharmaceutical Association for organizing this Global Innovation Summit. The COVID-19 pandemic has brought the importance of the healthcare sector into sharp focus. Whether it is lifestyle or medicines, medical technology or vaccines, every aspect of healthcare has received global attention over the last 2 years. In this context, the Indian pharmaceutical industry has also risen to the challenge. The global trust earned by the Indian healthcare sector had led to India being called the pharmacy of the world in recent times. Employing nearly 3 million people and generating a trade surplus of about $13 billion. The Indian pharma industry had been a key driver of our economic growth. The combination of high quality and quantity at affordable prices has generated immense interest in the Indian pharma sector around the world. Since 2014, the Indian healthcare sector has attracted over $12 billion in foreign direct investment. And there is still potential for much more. Friends, our definition of wellness is not limited by physical boundaries. We believe in the well-being of the entire humankind. Sarve api sukhina santu, sarve santu niramaya. And we have shown this spirit to the whole world during the COVID-19 global pandemic. We exported life-saving medicines and medical equipments to over 150 countries during the initial phase of the pandemic. We have also exported more than 65 million doses of COVID vaccines to nearly 100 countries this year. Over the coming months, as we ramp up
our vaccine production capacities, we will do much more. Friends, the importance of innovation had been reinforced in the COVID-19 era in all walks of life. The disruption forced us to reimagine for our lifestyles the way we think and we work. In the context of the Indian pharma sector too, the speed, scale, and willingness to innovate had been truly impressive. For example, it is this spirit of innovation that led to India becoming a major producer and exporter of PPEs. And it is the same spirit of innovation that led to India being at the forefront of innovating, producing, administering, and exporting COVID-19 vaccines. Friends, the same spirit of innovation is reflected in the steps being taken by the government to encourage growth in the pharma sector. Last month, the government has released a draft document outlining the policy catalyzed research and development and innovation in the pharma medtech sector in India. This policy reflects India's commitment to encourage R&D in pharmaceutical and medical devices. Our vision is to create an ecosystem for innovation that will make India leader in a drug discovery and innovation medical devices. Our policy interventions are being made based on wide consultation with all stakeholders. We are sensitive to the industry demands on regulatory framework and are actively working in this direction. The industry has got a major boost through the production-linked incentive schemes worth over 30,000 crore rupees for the pharmaceutical and medical devices. Friends, the support of industry, the academic world, and especially our talented youth is important. That is why we are encouraging collaboration between academia and industry. India has a large pool of scientists and technologists with a potential to take the industry to greater heights. This strength needs to be harnessed to discover and make in India. Friends, I also wish to highlight two areas which I want you to explore carefully. The first one relates to raw material requirements. While we have been fighting COVID-19, we found that this was one issue that needs much more attention. Today, when 1.3 billion people of India have taken it upon themselves to make India Atmanirbhar, we must think about ramping up domestic manufacturing of key ingredients for vaccine and medicines. This is one frontier that India has to conquer. I'm sure that investors and innovators are keen to work together to overcome these challenges as well. The second area relates to India's traditional medicines.
There is now significant and growing demand of these products in the international markets. This can be seen through the sharp rise in export of these products in the recent years. In 2021 alone, India exported herbal medicines worth over $1.5 billion. The WHO is also working to set up its global center for traditional medicines in India. Can we think of more ways to popularize our traditional medicines in the line with global requirements, scientific standards, and best manufacturing practices? Friends, I invite you all, ideate in India, innovate in India, make in India, and make for the world. Discover your true strength and serve the world. We have the talent, resources, and ecosystem required for innovation and enterprise. Our rapid strides, our spirit of innovation, and the scale of our achievements in the pharma sector have been noticed by the world. This is the best time to move forward and scale new heights. I assure global and domestic industry leaders and stakeholders that India is committed to enhance the ecosystem for innovation. May this summit serve as a flagship event to strengthen the Indian pharmaceutical industry position in R&D and innovation. I once again congratulate the organizers and wish the deliberations during this two-day summit will be fruitful. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your highly inspiring words. We are truly honored by your presence, and we once again thank you for inaugurating the first Global Innovation Summit. Thank you to all. Namaskar. तो फार्मा के क्षेत्र में पहले वैश्विक नवाचार सम्मेलन को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फार्मा और मेडिकल के क्षेत्र में विकास की असीम और अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र ने 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा बीते दिनों में बदली है। कोविड-19 वैक्सीन के शोध में इसी क्षेत्र की भूमिका अहम रही है। फार्मा, मेडिटेक, मेडिकल डिवाइसेज इन क्षेत्रों में भारत की नेतृत्व क्षमता बढ़ रही है। इसी कड़ी में फार्मा और मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए इन्वेंटर और इनोवेटर दोनों को साथ आने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि वैज्ञानिक आधार पर भारत की परंपरागत औषधियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है और फार्मा के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को अब विश्व में भी पहचान मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में क्रिएटिंग सिनर्जीज फॉर सीमलेस क्रेडिट फ्लो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में संकल्प से सिद्धि के मंत्र को आज भी दोहराया। यानी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना वाइब्रेंट हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी संभावनाओं को संकल्प में परिवर्तित करते हैं और सब मिलकर के चले तो संकल्प को सिद्धि प्राप्त करने में मैं नहीं मानता हूं कि देर लगेगी।
पीएम ने कहा कि सरकार ने बीते 6 से 7 सालों में बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार किए हैं, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया है। उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप भी ये महसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अब काफी सुधरी हुई स्थिति में है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों को रजांगला में श्रद्धांजलि दी और उन्हें नया युद्ध स्मारक समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रजांगला में सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सेना देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए लड़ेगी और जीतेगी भी। भारत का चरित्र रहा है कि हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, जब भी सेना के जवानों के संबंध में बात होती है तो सचमुच उनके भी यदि मन के भाव को मैं देखता हूं तो हमारा हौसला तो और अधिक बढ़ जाता है। यदि ऐसा सशक्त नेतृत्व है तो भारत को आंख दिखाकर कोई बच कर नहीं जा सकता। जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और भारत की एक एक इंच भूमि को बचाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सेना की 13वीं कुमाऊं बटालियन के ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरवी जेतर से मुलाकात की। आरवी जेतर 1962 के भारत चीन संघर्ष में बहादुरी से लड़े थे। व्हील चेयर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरवी जेतर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आगे बढ़े। नवंबर 1962 में भारत और चीन के बीच बेमिसाल युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट ने चीनी फौज का डटकर मुकाबला किया था। और शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश के सभी विधानमंडलों में एक ही तरह की नियमावली हो। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि विधानमंडल जनता के लिए और अधिक जिम्मेदार हो सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद और विधानमंडल वन नेशन वन लेजिस्लेटिव की कार्य योजना बनाएंगे ताकि जनता को विधानमंडल की कार्यवाही की सारी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सके। लोकसभा अध्यक्ष ने विधानमंडल में उचित माहौल पर भी जोर दिया और कहा कि सदन में सकारात्मक चर्चा को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण संकल्प ने लिया है कि भारत के विधानमंडलों को भी अपनी विधायी प्रक्रियाओं, नियमावलियों और गतिविधियों में यथाशीघ्र समय के अनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदैव की तरह संसद का नेतृत्व रहेगा और संसद एक प्रारूप नियमावली अविलंब रूप से सभी विधानमंडलों के स्पीकरों, पूर्व स्पीकरों से, एक्सपर्ट अनुभवों से चर्चा कर एक नई नियमावली बनाएंगे। हमने ये भी संकल्प पारित किया है कि संसद और विधानमंडल जो अपनी कार्यवाहियों को, सदन की कार्यवाहियों को सार्वजनिक करते हैं,
उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर वन नेशन वन लेजिस्लेटिव की कार्य योजना बनाएंगे ताकि संपूर्ण देश की जनता एक प्लेटफॉर्म पर तमाम विधानमंडल की कार्रवाइयों की, उनकी डिबेट की, उनकी चर्चाओं की, उनके नवाचारों की और पूर्व में हुई विधानमंडल की डिबेट, चर्चा, बजट, अन्य सभी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर मिले। संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड वितरित किए। ये अवार्ड साइबर सिक्योरिटी में नई तकनीकों, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लक्ष्य से शुरू किए गए हैं। इस अवसर पर तमाम स्टार्टअप्स ने अपने विचारों और उत्पादों को साझा किया। इस मौके पर संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर सुरक्षा क्षेत्र में नई तकनीक को विकसित करने के लिए युवाओं के पास अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं के बीच सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगी। The industry veterans, all of you to look at this from a much bigger scale, and the government is committed. Prime Minister's vision is very clear on cyber security. We have to become thought leaders, we have to become product leaders, we have to become market leaders in cyber security. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन से संबंधित जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इस वर्ष फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया जाएगा। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी को और प्रसून जोशी जी को दिया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उसमें भी दो बड़े नाम, एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, एक हंगेरियन फिल्म मेकर है, और दोनों ने ही अपने अवार्ड्स को लेने के लिए मंजूरी भी दी है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाएंगे, लेकिन दोनों ने अवार्ड्स लेने के लिए अपनी सहमति जताई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस आयोजन में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। उनकी जो लोकप्रिय सीरीज हैं उनके कुछ अंश यहाँ दिखाए जाएंगे। पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। उनकी जो पॉपुलर सीरीज है उनमें के भी कुछ अंश वहाँ पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 वर्षों में OTT प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, उससे कंटेंट क्रिएशन लोकल भी बहुत बड़ा है और ये फिल्म फेस्टिवल में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स भी भाग लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि 75 क्रिएटिव माइंड्स के तहत चयनित 75 लोगों को भी भारत सरकार अपने खर्चे पर गोवा बुलाएगी और उन्हें वहां सीखने का मौका मिलेगा। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, इसीलिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, आज के युवा जो प्रतिभाशाली हैं, जिनमें प्रतिभा है, चाहे वो डायरेक्शन में, सिनेमेटोग्राफी में, सिंगिंग में या बाकी क्षेत्रों में प्रतिभा रखते हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस की और ये लगभग 450 से ज़्यादा एप्लीकेशंस में से 75 लोगों को चुना गया है। इनको भी भारत सरकार के खर्चे पर वहाँ पर बुलाया जाएगा और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनको भी अलग अलग फिल्म पर्सनालिटी से मिलने का अवसर भी मिलेगा, तो मास्टर क्लास अटेंड करने का मौका भी मिलेगा। और अब बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,919 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,242 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.28% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,28,762 रह गई है।
और देश में कोविड रोधी टीकाकरण के तहत अब तक 114 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 73,44,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बयार इन दिनों साफ तौर पर देखी जा सकती है। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र खूंटी की महिलाओं ने आज वे कारीगर के रूप में आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, साथ ही सभी के लिए वे मिसाल भी बन गई हैं। बांस के ये खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स आज कई घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बदलाव ये सामान इन महिलाओं के जीवन में लाए हैं उसका प्रमाण है इनकी मुस्कान, इनका ये आत्मविश्वास। ये है खूंटी का वो इलाका जहां कभी नक्सलवाद की पकड़ इतनी मजबूत थी कि किसी ने सोचा न था कि यहां कभी विकास की रोशनी पहुंचेगी। आज इस जिले के नक्सल प्रभावित रनिया प्रखंड के जयपुर पंचायत के केलो गांव की महिलाएं अपनी मेहनत से विकास की नई इबारत लिख रही हैं। मीरा देवी की अगुवाई में महिलाओं का समूह बांस से विभिन्न प्रकार की आकर्षक सजावट सामग्री बनाकर न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं, बल्कि दर्जनों महिलाओं को भी रोजगार मुहैया कराकर आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। गुलदस्ता है, लैंप है, पेंसिल बॉक्स, फिर बॉक्स, पेन स्टैंड, ग्लव्स, ये सब जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया था मास्टर, उन्हीं से फिर रांची जाके सीखे, नहीं जाने वहाँ सबको समझा दिए और सीख के रांची से फिर अभी दीदी लोग को बाकी लोग को सिखाए यहाँ और साथ में भी काम कर रहे हैं। यहाँ पहले लोग घर की दहलीज के अंदर टोकरी, सूप, श्रृंगार सहित कई सामग्री बनाकर स्थानीय बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन अब आधुनिक तरीके से बांस द्वारा लालटेन लैंप, लैंप ब्लॉक, पेंसिल बॉक्स, पेन स्टैंड सहित कई आकर्षक सजावट सामग्री बनाकर बेचने का काम करने लगे हैं। महिला विकास केंद्र तोरपा तथा JSLPS के सहयोग से तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। गांव घर में भी कोई काम नहीं है, बल्कि रोजगार दे रही है, तो काम करने में अच्छा लग रहा है। किधरों से कुछ पैसा आए तो थोड़ा अच्छा लगता है। शुरुआत में केलो गांव की महिलाएं संगठित नहीं थीं, लेकिन महिला विकास केंद्र और आंध्र प्रदेश की टीम ने केलो गांव में महिला समूह बनाने में मदद की। महिला समूह में बचत और बैंक ऋण की सारी प्रक्रिया समझने के बाद बैंक की मदद से वे बकरी पालन, मुर्गी पालन, सब्जी खेती और बांस आधारित उत्पाद बनाने लगी। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अपने दृढ़ निश्चय और कर्मठता से ये महिलाएं आज न सिर्फ अपने परिवार और गांव का भविष्य संवारने में जुटी हैं, बल्कि हिंसा का साथ छोड़ एक सुनहरे कल का सपना भी साकार करने का संदेश दे रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सिलादोन से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। अब बात लद्दाख की संस्कृति, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और यहाँ का रहन सहन पूरी ही दुनिया को अपनी ओर खींचता रहा है। इसके साथ ही अगर यहाँ के लोक संगीत का जिक्र हो तो बात सोने पर सुहागा सी हो जाती है। इसी मकसद से लेह में एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया। चलिए आपको लिए चलते हैं वहाँ और दिखाते हैं लद्दाख की संस्कृति। लद्दाख में कदम रखते ही पहला वास्ता किसी इंसान से नहीं बल्कि यहाँ के कुदरती नज़ारों से होता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हवा में सिहरन। अब ऐसे सुंदर नज़ारे भला मैदानी इलाके से आए किसी भी बाशिंदे का दिल आखिर कैसे न जीत ले। भारत के अंदर छिपे अलग अलग तरह के लोक गीत संगीत और उसकी खूबसूरती से आप कितने दूर रह जाते हैं, इसका अंदाजा लद्दाख की एक सांस्कृतिक शाम से पता चलता है। लद्दाख में बौद्ध संस्कृति की छाप है। यहाँ बौद्ध मॉनेस्ट्री हैं। यहाँ की कला, संस्कृति और भाषा अकादमी ने स्पुतिक क्षेत्र के सामाजिक कल्याण समाज के साथ मिलकर एक बेहतरीन संगीतमयी शाम का आयोजन किया। इसका मकसद था यहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार स्वर्गीय पंचोक सेरिंग रियुक्पा को श्रद्धांजलि देना। यहाँ के एक लेजेंडरी सिंगर एंड कंपोजर पुंचोक राव करके यहाँ पे
हुए थे स्पितुक में, तो उनको एक ट्रिब्यूट पेश करना, क्योंकि इन्होंने लद्दाख के समाज में लद्दाख के गीत को लेके, लोकगीत को लेके, संगीत को लेके इनका बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंचोक सेरिंग के लिखे तमाम लोकगीतों की एक पूरी सीरीज कलाकारों ने पेश की। इस बहाने लद्दाख की अगली पीढ़ी को भी अपने समृद्ध लोक संगीत की एक झलक मिल गई। इस आयोजन का दूसरा मकसद भी यही था कि यहाँ के नौजवान अब अपनी समृद्ध परंपरा और विरासत को आगे लेकर जाएं और उसे सहेज कर रखें। आने वाले जनरेशन को एक कल्चर, जो ट्रेडिशन और जो नॉलेज लद्दाख के म्यूज़िक के बारे में यहाँ के पूर्वजों के पास है, वो जनरेशन टू जनरेशन एक शिफ्ट हो। दूसरा इसका मकसद ये था कि हमारे कल्चर में हमारे पूर्वज ये मानते हैं कि इस कल्चर में 10 साइंस ऑफ नॉलेज पूरा इंक्लूड है। सो उनमें से एक जो है हमारा गाना है, तो इस कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करें। इस कार्यक्रम में ऐसे सभी लोगों को सम्मानित किया गया जो इस बदलते दौर में समृद्ध लद्दाखी संस्कृति और विरासत को सहेजने और उसे बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो लाजवाब लद्दाख की एक झलक। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।